प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जो हमारा मोशन इन प्लेन चल रहा था। ठीक है, मोशन इन प्लेन जो चल रहा था, इसका जो है हम लोग वेक्टर एनालिसिस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वेक्टर एनालिसिस कर चुके हैं। अब आज हम लोगों को इसका सेकेंड पार्ट पढ़ना था, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ना था? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में प्रक्षेप गति कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 है, तो हम लोग आज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें दो चीज़ें जानना होगा। एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं लीनियर मोशन, और एक लिख रहे हैं प्लेन मोशन। ये दो चीज़ें आपको जाननी होंगी, तभी आप समझ पाओगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन को हिंदी में कहते हैं रेखीय गति। क्या कहते हैं भाई? रेखीय गति कहते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको हिंदी में समतल गति कहा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम की कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ये हमारा हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y o y डैश। ठीक, जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 मीन्स सरल रेखीय गति पढ़ रहे थे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कि 1D मोशन पढ़े थे, 2D मोशन पढ़े थे, और उसके बाद में हम लोगों ने 3D मोशन पढ़ा था। चलो, यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो इसके हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं। इसको कहते हैं एक बीमीय गति, एक बीमीय गति। इसको क्या कहते हैं? द्विबीमीय गति। अब इसको कहते हैं त्रिबीमीय गति। वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सीखा क्या था, वो भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा ये था कि एक बीमीय गति वह होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे x, y, z में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट x की जरूरत पड़ती है। द्विबीमीय गति वो होती है जिसमें x और y दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। और त्रिबीमीय गति वो होती है जिसमें x, y और z तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। जो कार्तिकीय तल हम लोग पढ़े थे, कार्टेशियन एरिया पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था। यहाँ डी का मतलब है डायमेंशनल, डायमेंशनल को हिंदी में बीमीय कहते हैं। 1D, 2D, 3D। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पिंड क्या करे, इस रेखा के अनुदिश गत करे, या इस रेखा के अनुदिश गत करे, या इस रेखा के अनुदिश गत करे, या इस रेखा, मीन्स जो हमारा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसकी जो एक्सिस लाइन होती है उस रेखा पर गति करेगा तो वो 1D मोशन कहलाएगा। और इसी गति को लीनियर मोशन भी कहा जाता है। इसी गति को क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन या रेखीय गति भी कहा जाता है। मीन्स जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, सड़क पर चलती हुई साइकिल, सड़क पर चलती हुई जीप, रेल पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, ये सब किस मोशन में आ जाएंगे? रेखीय गति में आ जाएंगे, लीनियर मोशन में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है, जैसे उड़ती हुई पतंग। अब जब पतंग उड़ रही होती है तो पतंग क्या करती है? मान लीजिए पतंग आपकी यहाँ पे है। अब जब ये उड़ना शुरू की तो उड़ते उड़ते किसी क्षण ये कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। अब ये आपकी पतंग जब यहाँ पे पहुंच गई, ये आपकी पतंग जब यहाँ पे पहुंच गई तो हुआ क्या? ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। देखो, एक तो इसकी हाइट आई, क्या आई? हाइट, यानी कि ये ऊंचाई बढ़ गई, y डायरेक्शन में इसका कुछ मूवमेंट हुआ। और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ी, x डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में भी मोशन हुआ और y डायरेक्शन में भी मोशन हुआ। किस किस डायरेक्शन में मोशन हुआ? x और y दोनों डायरेक्शन में मोशन हुआ। तो मतलब अब इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में भी ये मोशन कर रहा है और क्षैतिज दिशा में भी मोशन कर रहा है। जब इस प्रकार का कोई मोशन होगा तो इसी मोशन को कहा जाता है प्लेन मोशन। क्या कहा जाता है? प्लेन मोशन कहा जाता है, या समतल गति कहा जाता है। ठीक,
अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेन मोशन किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? जब कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसकी हाइट भी बढ़े और हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी यानी क्षैतिज रेखा के अकॉर्डिंग भी वह गति करे, दूरी बढ़े, तो इस प्रकार की गति को प्लेन मोशन कहते हैं, समतल गति कहते हैं। अब इसी समतल गति का बेस्ट एग्जाम्पल, समतल गति का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इस समतल गति का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लीनियर मोशन आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेन मोशन के बारे में या समतल गति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लेन मोशन होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं समतल गति। तो समतल गति क्या होता है भाई? जब कोई पिंड द्विविमीय गति करता है, जब कोई पिंड द्विविमीय गति करता है, द्विविमीय गति करता है, तो उसकी गति समतल गति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? समतल गति कहलाती है। अब इस प्रकार की गति में होता क्या है? तो इस प्रकार की गति में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार की गति में पिंड क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में विस्थापन तय करता है। दोनों दिशाओं में विस्थापन तय करता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में विस्थापन तय करता है। और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उड़ते पतंग की गति, उड़ते पतंग की गति, गेंद से टकराए बल्ले की गति, गेंद से टकराए बल्ले से टकराए गेंद की गति होगा। क्या होगा? उल्टा हो गया, बल्ले से टकराए गेंद की गति होगा। ठीक है, गेंद नहीं टकराती है भाई, बल्ला से क्या टकराएगा? बल्ले से टकराए, टकराई हो जाएगा, टकराई गेंद की गति। ठीक, अब इस गति का जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है भाई? वो क्या है उसको भी लिख लीजिए। इस गति का मुख्य उदाहरण प्रक्षेप गति है। कौन सी गति है? प्रक्षेप गति है। ठीक, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने प्रक्षेप गति पर। किस पर चलते हैं? प्रक्षेप गति पर, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले इसको हम ये पढ़ेंगे कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि तोप से हमें कोई गोला दागना है, किसी स्थान पर भेजना है, तो जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी और उसको हम ऐसे इस वेग से, यानी कि जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है, इसकी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज डायरेक्शन हो जाएगी।
एक वर्टिकल और एक क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जब इसको क्या किया जाएगा, ऐसे कोई वेग दिया जाएगा तो इसका जो ये वाला वेग है इसको दो घटकों में विभाजित किया जाएगा, एक घटक इधर आ जाएगा और एक घटक इधर आ जाएगा। तो जब ये गति करेगा तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता है, इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जो नीचे की ओर खींचेगा। तो ये कैसे गति करेगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये गति करना प्रारंभ करेगा तो ये कुछ ऐसे गति करेगा। कैसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई चीज टोप से कोई गोला दागना है, तो गोला दागने के लिए जब हम इसको इस वेग से फेंकेंगे तो हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रोजेक्टाइल की ज़रूरत पड़ी। बल्ले से जो टकराई गेंद है उसमें भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब जब बल्ले से कोई गेंद टकराती है तो क्या होती है, पहले वो थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में ऊंचाई पकड़ती है। क्या करती है, ऐसे क्या करेगी, ऊंचाई पकड़ेगी, और जब बहुत ऊंचाई पहुंच जाएगी तो फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे गिरेगी। इस अवस्था में क्या कहते हैं कि हमारा जो बैट्समैन था उसने कितना रन बना दिया, 6 रन बना दिया। अगर ये बाउंड्री लाइन है और इस पार गेंद पहुंच गई और यहाँ पे हमारे बैट्समैन भाई साहब खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे, बैट्समैन भाई साहब एक ऐसे बैट पकड़ के खड़े हुए थे। तो ये क्या हो जाएगी, गेंद क्या हो जाएगी, 6 रन के लिए हो जाएगी। इस प्रकार का जो मोशन होता है वो क्या होता है, प्रक्षेप गति होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है, पूर्ण विराम। पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। उसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहेंगे। पिंड जिस वक्र पथ पर गति करता है, जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे प्रक्षेप का पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। अच्छा, प्रक्षेप के पथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको भी जान लीजिए भाई, इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। प्रक्षेप का पथ कहते हैं या ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो उदाहरण इसका क्या क्या हो जाएगा, तोप से छूटे गोले की गति। तोप से छूटे गोले की गति, बल्ले से टकराई गेंद की गति।
बल्ले से टकराई गेंद की गति आदि, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, इसके द्वारा कितनी ऊंचाई ली जाएगी, इसके द्वारा कितनी ऊंचाई ली जाएगी, या फिर ये जा करके जब टकराएगा तो उस सिचुएशन पे इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, इन सब चीजों का कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक फोटो ड्रा करते हैं हम लोग। फोटो ड्रा करेंगे कैसी भाई, ये मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है हमारी, ये हो गया ओ, ये इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएगा वाई डैश। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमने अपना प्रक्षेप यहाँ पे ऐसे शुरू किया है, किस वेग से, स्मॉल यू वेग से। तो ये जो हमारा प्रक्षेप है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जब गति करेगा तो ऐसे गति करेगा, कैसे गति करेगा भाई, ऐसे गति करेगा। ऐसे ये गति करेगा। इसका वेग क्या है, u है, u वेग से ये गति किया है और यहाँ पे आकर के फिर इसी समतल पे टकरा गया है जिस समतल से इसको भेजा गया है। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या हमको करना है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब होगा क्या कि ये जो इसका वेग है ये क्या कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न है, तो इसको दो घटकों में हम लोग क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे। यानी इसके वेग को जब हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एक घटक ये हो जाएगा और एक घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा क्षैतिज घटक होगा यू एक्स, जो कि किसके इक्वल होगा, यू का थीटा जीरो। मान लेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा जीरो, क्षैतिज से थीटा जीरो कोण पर इसको फेंका गया। अब ये वाला जो घटक होगा ये हो जाएगा यू वाई, अब ये किसके बराबर होगा, यू साइन थीटा जीरो के इक्वल होगा। अब ये मान लेंगे कि हमारे इस प्रक्षेप की मैक्सिमम ऊंचाई है पी। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग तो रहेगा, ऊर्ध्वाधर वेग क्या रहेगा भाई, यू cos थीटा जीरो रहेगा, लेकिन ये वाला वेग b क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी क्षैतिज वेग रहेगा लेकिन ये वाला जीरो हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी इसका वेग कुछ रहेगा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग है और ये मान लीजिए इस दिशा का वेग है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा जीरो, अब ये हो जाएगा u sin थीटा जीरो। एक चीज बार बार हम लोग यही नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी इसका वेग आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दो घटकों में जब हम इसको वियोजित करेंगे तो एक घटक क्या हो जाएगा, यू एक्स, बी एक्स हो जाएगा और दूसरा घटक क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, जो भी इसका स्पीड ऐसे रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका वेग है, इसको दो घटकों में जब हम वियोजित करेंगे तो एक घटक ऐसे क्षैतिज हो जाएगा यू एक्स, एक घटक ऊर्ध्वाधर हो जाएगा यू वाई। ऐसे ही ये गति करेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये इसकी क्षैतिज परास कहलाएगी r, ये वाली कहलाएगी हाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा इसको फ्लाइट टाइम कहते हैं, या फ्लाइट टाइम के अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदी में इसको उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। अब हम लोग इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रक्षेप गति का ये हमारा फोटो बन गया है। अब हम लोग इस गति का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो संपूर्ण विश्लेषण के लिए सबसे पहले दो लाइन की थ्योरी लिखेंगे कि माना किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा जीरो कोण पर, क्षैतिज से थीटा जीरो कोण पर स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, तो यह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के
अधीन गति करने लगता है, करने लगता है। ठीक, देखो प्रारंभिक वेग को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर अब जब दो घटकों में वियोजित आप करेंगे तो यहाँ जो दोनों घटक बनेंगे क्या क्या बनेंगे भाई? एक बनेगा क्षैतिज घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं और क्षैतिज को पैरेलल घटक कह सकते हैं। क्षैतिज जो घटक होगा वो हमारा होगा ux, इसकी वैल्यू हो जाएगी u, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा 0, ये हो जाएगा ui, इसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा 0। ठीक, ये हमारा एक क्षैतिज घटक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ठीक, अब होगा क्या? क्षैतिज घटक ux पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव नहीं होगा, अतः यह x अक्ष की दिशा में गति करेगा, x अक्ष की दिशा में गति करेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक पर ऊर्ध्वाधर घटक पर उच्चारण थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुत्व का प्रभाव पड़ेगा अतः यह गुरुत्व के अधीन गति करेगा। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, गुरुत्व के अधीन गति करेगा। और इसमें कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट था जो हम आपको बताए थे वही लिख दिए, गुरुत्व के अधीन गति करेगा। ठीक, ये देखिए जो ux और u sin थीटा लिखे हैं, ये हमने इसको क्या किया था? दो पार्टों में डिवाइड किया था, वही। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डेरिवेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहला डेरिवेशन इसमें क्या आएगा? प्रक्षेप का पथ। सबसे पहला डेरिवेशन क्या होगा? पहला डेरिवेशन होगा प्रक्षेप का पथ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। जब हम लोग 11th-12th में पढ़ रहे थे तो उस टाइम होता क्या था? 11th और 12th का कंबाइंड पेपर होता था, यानी बोर्ड पेपर में 11th की चीज़ें भी पूछी जाती थी, 12th की चीज़ें भी पूछी जाती थी। 11th वाला जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, उसको पार्ट 1 कहते थे, यानी फर्स्ट पेपर में आता था। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो ई क्वेश्चन हर बार आता था कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या आता था? सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रक्षेप का पथ हम लोगों को निकालना है कि कैसा होता है, बाई इक्वेशन प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे कि माना t समय पश्चात पिंड का क्षैतिज विस्थापन स्मॉल x है। तो अब ये स्मॉल x हो क्या जाएगा? जब इस दिशा में ये गति कर रहा है, ये वाला, तो इस दिशा में जो गति होगा वो x = क्या हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा
यू एक्स इंटू टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स है यू कास थीटा 0 टी। यहाँ से अगर हम स्मॉल टी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपान यू कास थीटा 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और 1 मानने के बाद में फिर क्या लिखेंगे, इतने समय में, इतने ही समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, इतने ही समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको हमने y मान लिया, क्या मान लिया, y। अब कैसे निकालेंगे इस विस्थापन को, तो गति का द्वितीय, चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। कौन सा समीकरण लगाएंगे, ग्रेविटी वाला लगाएंगे। तो जब ग्रेविटी वाला लगाएंगे तो हमको h मिलेगा, h इज इक्वल टू यू वाई टी हो जाएगा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं हजम हो रही होगी कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा। एक्चुअल में जब कोई पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा होता है, अंडर ग्रेविटी करता है, तो जी जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। जी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अंडर ग्रेविटी मोशन है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अंडर ग्रेविटी मोशन है, नीचे की ओर आ रहे हैं तो जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जी हो गया निगेटिव। अब कुछ चीजें हैं जिनका हम लोग क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। तो ये भैया एच क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये अपने फिगर से आप लोग देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भी विस्थापन होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और क्षैतिज दिशा में जो भी विस्थापन होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टेंस एक्स मानी जाएगी, और इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी, वाई मानी जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा ये हो गया y। यू वाई क्या है, तो यू वाई आप कहोगे ये है u साइन थीटा 0, और t की वैल्यू यहां से रख देंगे, t की वैल्यू यहां से रखेंगे तो x बटे क्या हो गया, u कास थीटा 0 माइनस 1/2, ये हो गया जी। टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने लिखा है। अब इसमें से जो कटने पिटने वाला हो इसको क्या करिए, काट दीजिए। जो भी कटने पिटने वाला हो उसको काट दीजिए। तो ज्यादा कुछ तो कटेगा नहीं, बस ये यू से या ई वाला यू कट जाएगा। और देखो ये लिखा है साइन बटे कास, तो मैथ वाले सर जी बताते हैं कि जब साइन बटे कास होता है तो इसको टैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैन। तो आज हम लोग भी मैथ वाले सर जी की बात मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टैन थीटा 0 एक्स माइनस, इन सब चीजों को एक साथ में लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0, अब इनटू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2। अब इसके लिए एक बना लेते हैं बक्सा। क्या बना लेते हैं, एक बक्सा। और बक्सा बनाने के बाद में मुझे आज गणित वाले सर जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। गणित में एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, अगर गणित में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन है x में डबल पावर द्विघात है और y में क्या है, सिंगल पावर, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। y में ये क्या है, अगर हम y को देखेंगे x को छोड़ दें तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर हम x को देखेंगे तो x हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब आपने ऐसा पढ़ा होगा तो आपके मैथ वाले सर बताए होंगे ये क्या करेगा, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। और पैराबोला को हिंदी में क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। पैराबोला को हिंदी में क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। अब अपने समीकरण पे आ जाते हैं। चलो भाई, tan थीटा 0 को हम a मान सकते हैं और g अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0 को b मान ले अगर, तो ये क्या हो गया, ax प्लस bx स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन y में क्या है, लीनियर है, जबकि x में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यह भी क्या करेगा, किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो हमारा प्रक्षेप का पथ है यानी ट्रेजेक्टरी है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे,
सिंस समीकरण दो y में एक घात तथा x में द्विघात है, अतः यह एक परवलय का समीकरण है। यह एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। इसलिए नहीं लिखेंगे भाई, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। क्यों होता है? हमने आपको मैथ वाला रीजन भी बता दिया कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जहाँ पे दो हमारे वेरिएबल हो, जिसमें एक वेरिएबल क्या हो, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन बना रहा हो, और दूसरा वेरिएबल हमारा क्वाड्रेटिक बना रहा हो यानी द्विघात समीकरण बना रहा हो, तो जैसे यहाँ y क्या है? लीनियर है, और x वाला टर्म देखेंगे तो क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर देता है। पैराबोला को ही हम लोग परवलय कहते हैं। और यहाँ ये वाला इक्वेशन देखोगे तो tan थीटा को छोड़ दो तो ये हो गया x, और माइनस जी 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0 को छोड़ दो तो हो गया x स्क्वायर, यानी y इक्वल टू इसको हम ax प्लस bx स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह भी क्या करेगा? पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब ये पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम लोग दूसरी हेडिंग लिखेंगे, उड्डयन काल। दूसरी हेडिंग क्या निकालेंगे भाई? अपने इस प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल निकालेंगे। उड्डयन काल। उड्डयन काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर जी उड्डयन काल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो हम लोग सबसे पहले चलेंगे अपने फिगर पर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वहां से फिर आकर के निकालेंगे। अब जब ये हमारा प्रक्षेप गति करना शुरू करेगा, जैसे मान लीजिए किसी बल्लेबाज ने बल्ले से गेंद को ऐसे मारी, तो जब गेंद क्या होती है? ऊपर जाती है। जाते जाते एक क्षण ऐसा आता है कि वो मैक्सिमम ऊंचाई पर होती है, तो वहां का उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तब फिर वो नीचे डाउनवर्ड आना शुरू करेगी। तो इस कंडीशन में कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि यहाँ से लेकर के अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट था यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा t, उतना समय इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में लग जाएगा t। हम आधा समय निकाल लें, बस आधा समय उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो आधे समय के लिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग जो हमारा uy होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं भाई। क्या लिखेंगे? प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर लिखेंगे क्या? प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। प्रथम समीकरण हमसे कहता है b बराबर होता है u माइनस gt। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पिंड ऊपर की ओर ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा भैया uy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। उच्चतम बिंदु पर b क्या हो गया? 0। uy इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा 0 और माइनस gt। माइनस क्या हो गया भाई? gt। gt को इधर ले आएंगे, हो गया प्लस, तो ये हो गया u साइन थीटा 0। ठीक, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? u साइन थीटा 0 अपान में g हो गया। अपान में क्या हो गया? g हो गया। चलो ये इतना निकल के आया।
एक छोटी सी लाइन लिख लें, क्या लिख लें, जितने समय में पिंड उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, उतने ही समय में वह उच्चतम बिंदु से क्षैतिज तल पर, उतने ही समय में वह उच्चतम बिंदु से क्षैतिज तल से टकराता है। ठीक, बस जब ये टकराता है तो इसको हम मान लिए कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t, देयरफॉर कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ से कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2u साइन थीटा 0 अपान में स्मॉल g। ये क्या हो गया भाई, ये हमारे प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा 0 अपान g। तो एक क्वांटिटी हम लोगों ने ये फाइंड करी। अब अगली क्वांटिटी हमारी क्या होगी भाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगली क्वांटिटी जो हमारी होगी वो होगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई। क्या कहेंगे भाई, प्रक्षेप की ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई होती है वही वाला बिंदु होता है जहां पे इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, गति का तृतीय समीकरण यूज करेंगे। कौन सा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये हो जाएगा ui, यू स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ui। अब हमने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रक्षेप है, ये हमारा क्या है, प्रक्षेप है, तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, अब ये b हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, ui क्या है, u साइन थीटा 0 है, तो इसका हो गया स्क्वायर, और माइनस हो गया 2gh, माइनस क्या हो गया, 2gh हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0। ठीक, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान 2g। अपान में क्या हो जाएगा भाई, 2g हो जाएगा। तो ये हमको अपने प्रक्षेप की हाइट मिल गई। अच्छा, एक चीज़ और, एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई खिलाड़ी है जो ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी है, उसको ऊंची कूद कूदना है, स्पीड इतनी ही रहे, तो वो किस डायरेक्शन में अपने शरीर को जंप करे कि उसे क्या हो जाए, अधिक से अधिक ऊंचाई मिल जाए, उसे क्या मिल जाए, अधिक से अधिक ऊंचाई मिल जाए। तो इस दशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अधिक से अधिक ऊंचाई हमको प्राप्त करनी है, वेलोसिटी हमारी यही रहे, बस डायरेक्शन थोड़ा सा, डायरेक्शन को ऊपर नीचे करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अधिकतम ऊंचाई के लिए, किसके लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए। अब जब अधिकतम ऊंचाई की बात आएगी तो ध्यान रखना, u का मान फिक्स है, g का मान फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, जो भी चेंज होगा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज होगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें साइन थीटा का मान मैक्सिमम मिलना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 0, तो 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान 1 होता है। तो अगर हम वर्गमूल ले लें तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा 0 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, साइन 90 के इक्वल होता है। तो थीटा 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। जब थीटा 0 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एच मैक्स, और एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा। एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपान 2g। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी लिख लेंगे कि यही कारण है कि
यही कारण है कि ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी, ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी, कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को 90 डिग्री पर उछालता है। मतलब यदि आपको उसी वेलोसिटी के साथ में मैक्सिमम हाइट गेन करनी है तो आपको अपने शरीर को क्या करना होगा, 36 से 90 डिग्री के कोण पर अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उछालना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, तो आप क्या कर पाओगे, मैक्सिमम हाइट कवर कर पाओगे। अब इसी प्रक्षेप में एक हेडिंग और आती है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अगली जो हेडिंग आती है वो आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज परास, ठीक, या प्रक्षेप का परास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको क्षैतिज परास भी कहते हैं और या ये कह सकते हैं प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान, अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, क्षैतिज दूरी तय करता है, उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। प्रक्षेप का परास कहते हैं, ठीक। अब इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलो फटाफट के अंदाज में हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, गुणे उड्डयन काल। चलो निकालते हैं। क्षैतिज वेग हो गया यू एक्स, उड्डयन काल हो गया टी। यू एक्स बराबर क्या है, यू कास थीटा 0, यू कास थीटा 0 इंटू टी। उड्डयन काल अभी आप लोगों ने निकाला है, क्या निकाले हैं, 2u साइन थीटा 0 अपान में जी। एक बार चेक कर लेते हैं कि वही निकाले हैं या कुछ दूसरा निकाले हैं। देखो 2u साइन थीटा 0 अपान जी हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है, वही हमने रख दिया। अब इस u का इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। r इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर। कुछ लोग मन में आ रहा होगा सर जी इस 2 को यहाँ नहीं लाए, उसके पीछे कहानी है। कौन सी कहानी है, ये लिख गया 2 साइन थीटा 0 कास थीटा 0 अपान में क्या लिख गया भाई, जी लिख गया। अभी जो कहानी है मैथ वाले सर जी आपको बताए होंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कास थीटा तो इसको लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा। वही उसी कहानी के लिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया था। तो जब चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ से हमको r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेंज। अब यहाँ पर भी अगर हमें अधिकतम परास के लिए, किसके लिए भाई, अधिकतम परास के लिए, अगर हमें परास यानी कि क्षैतिज दिशा में दूरी सबसे ज़्यादा प्राप्त करनी है
तो साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है जो कि साइन 90 के बराबर होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 90, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, इसको 45 डिग्री कहेंगे। और जब थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा आर मैक्स, और आर मैक्स बराबर हो जाएगा u²/g। ध्यान रहे कन्फ्यूज मत होइएगा, क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे एच का फार्मूला जो हमारा आया था वो आया था u² sin स्क्वायर थीटा 0, sin स्क्वायर थीटा 0/2g आया था। तो एच मैक्स क्या आया था भाई, ये आया था u²/2g। इन दोनों में थोड़ा बहुत सेम है, बस केवल यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा, इस कन्फ्यूजन को आप लोग क्या रखिएगा, दूर रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जो ओलंपिक वाले खिलाड़ी होते हैं, यानी कि यही कारण है कि लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी, लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को 45 डिग्री पर उछालता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम थीटा डिग्री पर चाहे प्रक्षेप रखें और चाहे 90 - थीटा रखें, दोनों कंडीशन में हमको आर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि ये जो थीटा 0 हो, ये चाहे क्या हो 30 डिग्री हो, और चाहे 90 - 30 यानी 60 डिग्री हो, दोनों कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, हमको आर का मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक, अब एक छोटी सी बात और रह गई है, उसको भी आप लोग सीख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी आपने इस छोटी सी बात को नहीं बताया। छोटी सी बात क्या है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है, इसकी ऐसे ऐसे शाखाएं हैं, अब इस पर एक मंकी बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, एक मंकी बैठा हुआ है। अब मंकी बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, अब आपके हाथ में क्या है, एक कोई ऐसे गन टाइप की है, कुछ भी मान लीजिए। अब आपने क्या किया, ऐसे फायर किया कि जा करके इस बंदर को लग जाए। तो कहानी क्या है यहाँ पे, इस कहानी को देखिएगा। जैसे आपने फायर किया, फायर की आवाज़ सुन करके अगर ये बंदर ऐसे ऐसे नीचे गिरना शुरू कर देगा तो आपके द्वारा दागी गई गोली ऐसे ऐसे गति करेगी। अब गिरते हुए किसी न किसी पॉइंट पर आकर के इस बंदर से टकरा जाएगी, बंदर को लग जाएगी। बंदर आपका अगर मरने वाली गोली होगी तो मर जाएगा, बेहोशी वाली गोली होगी तो बेहोश हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता बंदर मजबूत हो गया, अभी आपने दागा, आवाज़ सुनी, ये यहीं पे बैठा रह गया, तो इसको आपके द्वारा लगाया गया निशाना चूक जाएगा, इसको गोली नहीं लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही खूबसूरती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, यही खूबसूरती है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। और खूबसूरती जब की बात आती है तो वहाँ पे लिमिट भी लग जाती है। जैसे खूबसूरती की बात आती है वहाँ पे लिमिट लग जाती है, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए लिमिट या सीमाएं। इसकी सीमा क्या क्या होगी, सीमा में ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला पॉइंट, वेग ज़्यादा ना हो, वेग ज़्यादा ना हो। दूसरा पॉइंट, परास ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना हो। और तीसरा पॉइंट, ऊंचाई ज़्यादा ना हो, ऊंचाई ज़्यादा ना हो। देखो एक खूबसूरती निकली और सीमा कितनी लग गई, लिमिट कितनी लग गई, 3। अगर वेग ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वायु का क्या कहते हैं घर्षण बल नहीं लगेगा, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। जैसे रॉकेट की गति, जब हम लोग ईंधन दे देते हैं तो वो इसी मेथड से गति करता है। अगर वो वेग ज़्यादा हो जाता है, उसमें प्रोजेक्टाइल लगता तो रॉकेट हमारा ऐसे जा करके फिर नीचे चला आता है। दूसरा, परास ज़्यादा हो जाएगा तो बेटा ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी, ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर पाएगा। तो ये था आपके चैप्टर का लास्ट थ्योरी वाला पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोगों ने एक ही क्लास में क्या किया है, कंप्लीट किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।